इंपॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड मतलब कि रक्त। आखिर रक्त होता क्या है और रक्त के प्रकार क्या होते हैं। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ब्लड। और आप लोग जानते होंगे कि ब्लड से संबंधित जो प्रश्न है आपका वनडे एग्जाम हो चाहे स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम हो, वहां पे प्रश्न आते ही आते हैं। तो जब अगर प्रश्न आते ही हैं तो इस टॉपिक को हम लोग एकदम सॉलिड कर जाएंगे। मतलब कि ब्लड से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए उन प्रश्नों को आप कर सकें। तो यह जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये ब्लड मतलब कि रक्त होता क्या है, रक्त है क्या। तो रक्त आपके दिमाग में एक जहन में आता होगा कि लाल तरल पदार्थ। ठीक, ये तो बात आती है कि रक्त जो है वो लाल कलर में एक लिक्विड पदार्थ है। अब लेकिन ओवरऑल इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये वास्तव में है क्या, या कोशिका है, टिश्यू है, अंग है, क्या है। तो ध्यान रखिए, रक्त जो है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में जो बहता रहता है वह एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि संयोजी उत्तक। तो ध्यान रखिएगा, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा? एक फ्लूइड। ध्यान रखिएगा, एक तरल संयोजी उत्तक है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त किस प्रकार के उत्तक के अंतर्गत आएगा, तो यह संयोजी उत्तक के अंतर्गत आएगा। किसमें? संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक में भी तरल संयोजी उत्तक, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ्लूइड की तरीके से, तरल की तरीके से बहता है। अब बात आती है कि इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। तो जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है अपने देश में, आपने देखा होगा कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, सामान को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम किया जाता है। उसी तरीके से यह जो ब्लड होता है वह ऑक्सीजन, जो पोषक तत्व हैं, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन हैं, इन सबको पूरी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम यह ब्लड करता है। ठीक है, तो यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स और जो अन्य इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं उनको पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जो वेस्टेज प्रोडक्ट हैं अपने शरीर में, जैसा कि कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जो शरीर हमारी शरीर जो है ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन कुछ जो वेस्टेज है, जो अपशिष्ट है, उसको शरीर से बाहर निकालने का भी काम कौन करता है? रक्त करता है। तो रक्त के बारे में हम लोगों ने क्या जाना? रक्त एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। या शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स, एमिनो एसिड, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उनको पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का भी काम रक्त का ही होता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। अब बात आती है कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती कितनी है। तो जब बात आती है ह्यूमन की, तो ह्यूमन में हम लोग दो क्लास बनाएंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। मतलब कि पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है और महिलाओं में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो पुरुषों में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, वहीं पे महिलाओं में वहां पे 1-2 लीटर कम मिलेगा। ठीक है, तो महिलाओं में जो है वह 4 से 5 लीटर होता है। तो पुरुषों में रक्त की मात्रा ज्यादा होती है, महिलाओं में कम होती है। ठीक, और पूरे अगर हम लोग बात करें, ये जो 5-6 लीटर है वह आपके पूरे शरीर के वेट का, आपका शरीर का जो वजन है उसका 7 से 8% होता है। कितना? 7 से 8%। जैसे कि मान लिया कि आपका वजन जो है वह 70 किलो है। कितना है? 70 किलो। मान लिया कि आपका वजन जो है वो 70 किलो है। अब इस 70 किलो का अगर आप 8% निकालोगे, 8%, तो 8 7 56, मतलब कि 5.6 लीटर जो है आपके शरीर में रक्त होगा।
अगर 8% है तो अगर मान लिया कि इसका हम लोग 7% की बात करें तो लगभग 749 4.9 लीटर, मतलब कि लगभग 5 लीटर के आसपास होगा। तो अमूमन जो है आप लोग जानते होंगे कि जो एवरेज वेट होता है एक एडल्ट का 60 से 70 किलो होता है। 70 किलो अगर हम लोग एवरेज माने तो 70 किलो में लगभग ये क्या हो गया 4.9 मतलब कि 5, और ये जो है 5.6 लगभग 5.5 मतलब 6 के आसपास। ठीक, तो इसी की बात की जा रही है। अगर 70-80 किलो का अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें 5 से 6 लीटर जो है वह रक्त मिलेगा। ठीक, 7 से 8% की अगर कैलकुलेशन करते हो। वहीं पे अगर महिलाओं की बात किया जाए तो उनमें जो है 4 से 5 लीटर होता है, और उनके पूरे बॉडी वेट का भी कितना है 7 से 8% है। तो महिलाओं का वजन आप लोग अमूमन जानते होंगे कि उनका वजन जो है वो कम होता है। तो महिलाओं के वजन की अगर बात किया जाए तो एवरेज अगर हम लोग मान ले कि अगर कोई महिला जो है वह 55 किलो की है, कितने किलो की है 55 किलो की है, तो 55 किलो का अगर आप 8% निकालोगे, ठीक, तो ब्लड कितना आएगा 8 पाँचे 40, 8 5 40 4 44 मतलब कि 4.4। ठीक है, कितना हो जाएगा लगभग 4.4 लीटर, मतलब कि 55 किलो की अगर महिला है और 8% उसके शरीर के वेट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 4.5 लीटर के आसपास रक्त बनेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बात की जा रही है कि पूरे बॉडी वेट का 7 से 8% जो है वह रक्त होता है। तो जिस प्रकार से वेट होगा उसका जो है 7-8% जो है उनका शरीर में रक्त होता है, खून होता है। तो ध्यान रखिएगा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 1 लीटर के आसपास रक्त कम होता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या, तो दूसरा पॉइंट ये रखना है कि रक्त जो ब्लड है अपने शरीर में उसका पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान से यह पता चलेगा कि रक्त जो है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है कि एसिडिक मतलब कि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीएच वह स्केल है जो कि 0 से 14 तक 0 से 14 तक की ये स्केल होती है, और इससे डिसाइड करते हैं कि कोई पदार्थ जो है वह अम्लीय है कि क्षारीय है या न्यूट्रल है या उदासीन है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 0 से 7 अगर 0 से 7 ये है तो यहाँ इस रेंज में अगर कोई है मतलब कि 0 से अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 से लेके 0 तक अगर है तो वह अम्लीय होगा। और अगर अगर ध्यान रखिएगा अगर यह 7 है, कितना है अगर पीएच मान 7 है तो वह जो है उदासीन होगा, क्या होगा न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल जैसे कि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल उदासीन होता है। अब बात आती है इस 7 से अगर आप लोग आगे जाते हो 14 तक 14 तक, तो 7 से अगर आप आगे जाओगे 14 तक जाओगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। मतलब अगर यहाँ पे जैसे मान लिया कि 8 है 9 है 10 है 11 है 12 है 13 है, ठीक है, और 14 है, तो अगर पीएच मान 9 है पीएच मान 10 है तो यह जो है एल्केलाइन होगा। क्या होगा एल्केलाइन होगा। एल्केलाइन का मतलब क्या हो गया, इसकी जो प्रवृत्ति होगी वह जो है वो क्षारीय होगी। क्या होगी क्षारीय होगी, क्षारीय। ठीक, एल्केलाइन नेचर का होगा। अब बात आती है कि ब्लड जो है उसका पीएच मान कितना होता है। तो ध्यान रखिए ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है 7.4। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर पीएच मान 7.4 है मतलब कि 7 से ज्यादा है, ठीक है 7 से ज्यादा है, तो यह किस में आएगा, जैसे मैंने बताया ना कि 7 से अगर ज्यादा हो रहा है तो वह एल्केलाइन होगा। तो इसी वजह से ध्यान रखिएगा यह ब्लड जो है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, एल्केलाइन होता है। ठीक, और ध्यान रखिएगा पीएच स्केल भी थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा दूं। अगर 7 से 14 की तरफ आप बढ़ोगे तो क्षारीयता बढ़ती है, एल्केलाइनिटी बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ेगी। और 7 से 0 की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक, जैसे कि 7 के बाद 6 5 4 3 2 1, ठीक, तो 7 से आप 0 की तरफ बढ़ोगे तो अम्लीयता बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है। ठीक, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक जो है पीएच मान 3 है, ठीक है, और एक पदार्थ है जिसका पीएच मान जो है वो 5 है, तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा। तो यहाँ पे ज्यादा अम्लीय जिसका पीएच मान
3 है वह ज्यादा अम्लीय होगा। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन मैं कर देता हूं। जैसे कि मान लिया कि किसी पदार्थ का पीएच मान जो है वो 8 है, ठीक है, और किसी का जो पीएच मान जो है वह 11 है। अब यहां से पूछा जाए कि इसमें ज्यादा क्षारीय कौन है, तो ध्यान रखिएगा ज्यादा क्षारीय जो वो पीएच मान 11 वाला होगा। कौन होगा? पीएच मान जिसका 11 है वह ज्यादा क्षारीय होगा, ज्यादा एल्केलाइन होगा। ठीक, तो ये जो है थोड़ा सा एक रिलेशनशिप है पीएच मान में। अब आते हैं हम लोग ब्लड पे। ठीक, ध्यान रखिएगा ब्लड का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, 7.4 होता है। इसी वजह से इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? क्षारीय होगी, एल्केलाइन होगी। चलिए, अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि यह इसकी जो क्षारीयता होती है, जो एल्केलिनिटी होती है, वह जो कंजर्व कैसे रहती है, मतलब कि स्टेबल कैसे रहती है। तो ध्यान रखिएगा शरीर इसे बफर सिस्टम बाइकार्बोनेट द्वारा स्थिर बनाए रखता है। किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट बनता कैसे है? जब यह कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन कर देगा तो यहीं पे जो है बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। तो बाइकार्बोनेट आयन एल्कलिनिटी, ब्लड के एल्कलिनिटी को मेंटेन करके रखता है। चलिए, अब इतनी इंफॉर्मेशन जो है इस स्लाइड से मिल चुकी है। अब इसके साथ में ये भी ध्यान रखिएगा रक्त के मुख्य कार्य क्या होते हैं। रक्त के मुख्य कार्य क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ ब्लड। यहाँ पे ब्लड की बात हुई जा रही है तो ध्यान रखिएगा ब्लड जो है ऑक्सीजन को शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। एक चीज एकदम रट के रखना है। अच्छा, ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसके अलावा पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। मतलब पहुंचाने का जो काम करे उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा होता है ना। तो हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये जो आप नेटवर्क देख रहे हो, इस नेटवर्क के माध्यम से ब्लड ही जो है वह पोषक तत्व हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको जो है शरीर के विभिन्न भागों तक, और विभिन्न भागों से मतलब है कि कोशिका लेवल तक पहुंचाने का काम ये ब्लड करता है। तो ठीक, तो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है, पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाने की जो प्रक्रिया होगी वो भी ब्लड के थ्रू ही होता है, ब्लड के थ्रू ही होता है। और इसके लिए अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करने के लिए हमारे शरीर में अंग है जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक, तो किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, और फिल्टर होने का मतलब कि ब्लड जो अपने साथ अपशिष्ट पदार्थ लाया होता है वह जो अपशिष्ट पदार्थ छन जाता है और फिर जो है शुद्ध रक्त फिर जो है वो हार्ट में पहुंचता है। और इसी तरीके से जब ब्लड जो है अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा विभिन्न कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करके यह ब्लड जब फेफड़े में पहुंचता है तो फेफड़े में वह कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया और फिर शुद्ध जो ऑक्सीजन है उसको अपने साथ ले लेता है और फिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अब कोशिकाओं को जो है फ्रेश मतलब ऑक्सीजन मिलती है। ठीक, तो इन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करना, फेफड़े तक पहुंचाना, फिर वहां से फेफड़े से शुद्ध ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर में फैलाना, यही सब सिस्टम जो है वह ब्लड का है। ब्लड इसी तरीके से कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और शरीर की कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ है उसको लेके फिर फेफड़े तक पहुंचाना और फिर वहां से ऑक्सीजन लेके फिर कोशिकाओं तक पहुंचाना है। ये सर्कल जो है यह साइकिल चलती रहती है। तो ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाना भी इसी का काम होता है। ठीक, और जो किडनी होती है, किडनी में भी ब्लड फिल्टर होके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि मान लिया कि जिसको आप लोग यूरिन के माध्यम से निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें जो यूरिया का मात्रा है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वह किडनी के द्वारा फिल्टर हो जाता है और फिर वहां पे रक्त जो है शुद्ध हो जाता है, फिर जो है वो फेफड़े हार्ट तक पहुंचेगा। आगे देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। जो ब्लड होता है वह हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का भी काम करता है। ठीक, क्योंकि ब्लड में और भी कंपोजिशन होते हैं, जैसे कि आप लोग
WBC का नाम सुनेंगे, RBC का नाम सुनेंगे, प्लेटलेट्स का नाम सुनेंगे, ठीक, अन्य जो पदार्थ हैं, ठीक, उनका नाम सुनेंगे। तो उनमें जो WBC है वह अपनी प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि प्रतिरक्षा का काम करती है, इम्यूनिटी का काम करती है। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। अभी बस ये जानिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी रक्त काम करता है। इसके साथ में शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का भी काम ब्लड करता है। तो हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना ब्लड का ही काम है। किसका काम है? ब्लड का काम है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्तों को देखा होगा, कुत्ता जो है हाँफता रहता है, उसकी जीभ जो है वो बाहर निकली रहती है, ठीक है। तो ये जो जीभ बाहर निकली रहती है, जीभ जो बाहर निकली रहती है, वह जानते हैं क्यों निकली रहती है? वह इसलिए निकली रहती है कि वह अपनी बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन कर सके। कैसे? उसकी जीभ में जो बहुत सारी ब्लड नलिकाएं हैं, जो रक्त नलिकाएं हैं, जिनको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, वो जो है उनका नेटवर्क फैला रहता है। अब ये जो जीभ है वह जो है ठंडी एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। यह जीभ जो है ठंडी एयर के कांटेक्ट में आता है और ये जो जीभ है और इस जीभ में जो ब्लड वेसल्स हैं और इन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वह जो है ठंडा होता है और फिर यह पूरे शरीर में जाता है उससे, जिससे उसको राहत मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का भी काम ब्लड ही करता है। इतनी इंफॉर्मेशन अगर मिल गई तो आगे चलते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिए, हमने कहानी कहां से स्टार्ट किया था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि तरल संयोजी उत्तक है। तो एक चीज ध्यान रखना है, तरल संयोजी उत्तक है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, ठीक। एक होता है प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? ब्लड के दो भाग, प्लाज्मा जो कि लिक्विड पोर्शन है, जो कि तरल वाला भाग है, ठीक है, और ब्लड कॉर्पस्कल्स जो कि सॉलिड मतलब कि ठोस वाला भाग है, ठीक है, ठोस है। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आप पाओगे पानी, सबसे ज्यादा पानी होता है, फिर प्रोटीन, पोषक तत्व और अपशिष्ट। तो पूरे ब्लड कंपोजिशन में जो प्लाज्मा जो तरल है वह 55% होता है। कितना होता है? लगभग 55%। अब 100 में से 55 निकाल दोगे तो बचा क्या? 45। तो ये जो है ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब कि जो रक्त कोशिकाएं हैं वह जो है पूरे ब्लड में, पूरे रक्त में वह 45% होती हैं। कितनी होती हैं? 45%, ठीक। अब बात आती है कि सर ब्लड जो कॉर्पस्कल्स हैं, जो रक्त कणिकाएं हैं, उनमें कौन कौन आती हैं? तो ध्यान रखिए, RBC लाल रक्त कणिकाएं मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक। WBC मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है, क्या? प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। तो आप थोड़ा सा जो है आप लोग थोड़ा सा पॉज कीजिए, इस बात को आराम से समझिए। रक्त के दो भाग, एक प्लाज्मा जो कि 55% है, जो कि तरल भाग है, जिसमें 99% मतलब मैक्सिमम जो है इसमें वाटर होगा, ठीक है, मैक्सिमम इसमें वाटर होगा। उसके बाद प्रोटीन होगा, कुछ इसमें पोषक तत्व मिलेंगे, अपशिष्ट मिलेंगे। तो ये हो गया प्लाज्मा। इसके बाद ब्लड कॉर्पस्कल्स आती हैं, रक्त कणिकाएं, ठीक। तो प्लाज्मा अगर 55% हो गया तो बाकी की ये जो रक्त कणिकाएं हैं उनका कंपोजिशन कितना होगा? 45%। इन रक्त कणिकाओं में कौन कौन सी आएंगी? RBC मतलब कि रेड ब्लड सेल, दूसरा WBC मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरा प्लेटलेट्स जिनका काम ब्लड क्लॉटिंग में होता है। तो ये तीन जो रक्त कणिकाएं हैं इनको ध्यान रखिएगा, जो कि 45% पूरे ब्लड का बनाती हैं और यह रक्त का ठोस भाग है। और ये जो प्लाज्मा है वह रक्त का तरल भाग है, जो कि पूरे ब्लड का 55% होता है और इसमें मैक्सिमम पानी होता है। उसके बाद प्रोटीन मिल जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है।
अब ये चीज अगर कंप्लीट हो गई तो आगे बढ़िए। आगे क्या है, देखिए प्लाज्मा शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है। तो विभिन्न पदार्थों से मतलब कुछ पोषक तत्व हो सकते हैं जिसको आप न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बाद हार्मोन्स हो सकते हैं। इनका जो परिवहन होता है वह प्लाज्मा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा के थ्रू। तो प्रोटीन हो गया, पोषक तत्व हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हो गए, इनका जो ट्रांसपोर्ट है प्लाज्मा के ही द्वारा होता है। और प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो कि 55% होता है, ठीक। जबकि जो रक्त कणिकाएं हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, उनका काम शरीर की रक्षा, जैसे कि WBC शरीर को जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करती है। रोगाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उनसे लड़ने का काम व्हाइट ब्लड सेल्स करती है। तो ये क्या हो गया? रक्षा हो गया। ऑक्सीजन परिवहन, ऑक्सीजन परिवहन आरबीसी की जब हम लोग बात करेंगे तो आरबीसी में रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है और पूरे शरीर में शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन परिवहन यह आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा होता है। और रक्त के थक्का बनाने में जो प्लेटलेट्स है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया प्लेटलेट्स, वह रक्त के थक्का बनाने में काम आता है, ठीक। तो हमने क्या जाना? तो रक्त के दो भाग, प्लाज्मा जिसका काम होगा प्रोटीन, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना, यह 55% होगा। दूसरा भाग हमने जाना रक्त कणिकाएं जिसमें WBC है, जिसका काम हमारे शरीर से शरीर को रक्षा प्रोवाइड करना है, ठीक। आरबीसी जिसका काम जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है, जिसको रेड ब्लड सेल आप लोग बोल रहे हो। और प्लेटलेट्स जिसका काम ब्लड में थक्का बनाने का, ब्लड क्लॉट बनाने का काम होगा। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, अब एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो रक्त के दो भाग, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो हम पहले प्लाज्मा को डील करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग परख नली में ये जो ट्यूब देख रहे हो, इस ट्यूब में अगर हम लोग ब्लड को लें, ठीक है, ब्लड को लें, तो ये जो आपको हल्के पीले कलर का ये दिखाई पड़ा, ये वाला पोर्शन ध्यान रखिएगा, ये वाला, यह जो है वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। और यह कितना है? पूरे ब्लड का 55% है। ये बार बार जो है रिपीट में कर रहा हूं, ठीक है। और यही जो है ब्लड का तरल भाग होता है। अब बात आती है कि सर यह जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या होता है और उसका कॉम्पोजिशन बताओ। कॉम्पोजिशन मतलब कितनी मात्रा होती है। तो इसकी जो पहले वाली स्लाइड थी उसमें तो हम लोगों ने जाना कि इसमें वाटर मिलेगा, मतलब कि पानी होगा, इसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड के फॉर्म में होंगे, ठीक है। और इसमें जो है अपशिष्ट पदार्थ होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, ओके। तो इसमें जो वाटर है वह कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा का 91 से 92% मतलब कि 90% तो वाटर ही है, पानी ही है, ठीक। और यह एक सॉल्वेंट की तरीके से काम करता है। क्या? सॉल्वेंट मतलब कि विलायक। क्या? विलायक। यह विलायक की तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीजें होती हैं वो घुली अवस्था में होती हैं, क्योंकि इस प्लाज्मा में 90% क्या है? वाटर है। अब वाटर तो हो गया, इसके अलावा क्या होता है? प्रोटीन की बात जो है बार बार किया जा रहा है। लगभग 60% इस प्लाज्मा में प्रोटीन होगी। प्रोटीन में खास तौर से कौन कौन सी प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन, ठीक है। कौन कौन सी? ध्यान रखिए, कौन कौन सी प्रोटीन? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजन। तो ये जो तीन प्रोटीन हैं खास तौर से प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अब ये जो एल्ब्यूमिन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है, तो ध्यान रखिएगा जो ब्लड है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो प्राशरणीय दाब है, ठीक, उसको मेंटेन रखने का काम यह एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती है। अगर यह ऑस्मोटिक प्रेशर ना होगा तो हमारी जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, ब्लड में जो रक्त कणिकाएं हैं,
ब्लड में वह जो है फ्लैशिड हो जाएंगी, ठीक है, मतलब वो सिकुड़ सकती हैं या बस्ट कर सकती हैं, जैसे कि वह ज्यादा उसमें वाटर घुस जाए तो वो फट भी सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्लड के इन्वायरमेंट में जो प्लाज्मा है और प्लाज्मा में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वह ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। इस वजह से जो रक्त कणिकाएं हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वह सुरक्षित रहती हैं, ठीक है, वरना वो बस्ट कर जाएंगी, फूट जाएंगी या सिकुड़ जाएंगी, ठीक। तो ब्लड यह जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको बनाए रखने का काम एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती है। ग्लोबुलिन क्या करती है? यह जो है प्रतिरक्षा का काम करती है। ध्यान रखिएगा, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसका काम होता है एंटीबॉडी बनाना, मतलब कि इम्यूनिटी के लिए काम करेगी, इम्यूनिटी के लिए, राइट। तो एंटीबॉडी जो ग्लोबुलिन है, इसे एंटीबॉडीज बनते हैं, यह प्रतिरक्षा में काम करेगी। फाइब्रोनोजन की बात करें, फाइब्रोनोजन क्या करेगा? जो थक्का जमाने में सहायक होता है, ठीक। जो ब्लड क्लॉट में जो क्लॉटिंग होती है उसके लिए फाइब्रोनोजन की आवश्यकता होती है। फाइब्रोनोजन प्रोटीन की ध्यान रखिएगा, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है ब्लड का, और ग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है, ग्लोबुलिन से ही एंटीबॉडीज बनती है, राइट। और उसके बाद जो फाइब्रोनोजन है वह ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। तो ये तीनों प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है, और इन पूरे का कंपोजिशन जो है लगभग पूरे प्लाज्मा का जो है वो 7% होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे, इसमें कुछ मात्रा में सॉल्ट भी पाया जाता है। प्लाज्मा में सॉल्ट मतलब कि लवण होगा, ठीक, और खास तौर से सोडियम क्लोराइड, NaCl आपको मिलेंगे, ठीक है। और यह जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो 0.9% इसमें साल्ट होगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है। इसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बहुत सारे जो चैनल्स होते हैं, मतलब कि अपने सेलुलर लेवल पे, उसमें जो है या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका रोल होता है, ठीक, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में जो है वो ब्लड में बिखरा रहता है, ठीक। तो 0.9% जो है वो सॉल्ट होंगे, जिसमें सोडियम क्लोराइड जो विद्युत अपघट्य है उसकी तरीके से काम करता है। इसके साथ बाइकार्बोनेट्स भी आपको मिलेंगे, कार्बोनेट्स भी मिलेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। 0.1% ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज, ठीक। तो आप लोग जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है ग्लूकोज, जिसको आप लोग शुगर वगैरह बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ में, ग्लूकोज के साथ में कुछ यूरिया होगा, हार्मोन होंगे, एंजाइम होंगे, ठीक है। तो यूरिया, हार्मोन और एंजाइम ये सब मिलके जो है पूरे प्लाज्मा का 0.1% बनाते हैं। तो आपने प्लाज्मा के कंपोजिशन में क्या क्या जाना? आपने यह जाना कि 90% तो वाटर हो गया, 7% प्रोटीन हो गया। प्रोटीन में खास तौर से एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। जो ग्लोबुलिन होती है उसका काम एंटीबॉडीज बनाने में होता है, प्रतिरक्षा में वो काम करती है। इसके साथ जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन है उसका काम ब्लड क्लॉटिंग में क्लॉट बनाना होता है। इसके बाद सॉल्ट की बात किया जाए तो सॉल्ट का जो परसेंटेज है वह 0.9% है। इसमें खास तौर से सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, कुछ बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और यह जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड्स, यह इलेक्ट्रोलाइट्स की तरीके से काम करते हैं। इसके बाद 0.1% में ग्लूकोज, शर्करा होगी, इसके साथ में यूरिया होगा, हार्मोन होगा और एंजाइम होगा, ठीक। तो जानते हैं कि एंजाइम, हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्लाज्मा के बारे में जानिए, और यह हल्के पीले कलर का होगा, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, राइट। अब प्लाज्मा में ये इतना चीज जाना आप लोगों ने। और देखिए, जैसे ये 55% क्या हो गया, प्लाज्मा तरल भाग हो गया, ठीक है। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, यह जो है इनका परसेंटेज जो है वो 1% से भी कम होता है। सबसे ज्यादा जो है वो 45% के आसपास जो है लाल रक्त ठोस कोशिकाएं होती हैं, ठीक। अब बात आती है कि प्लाज्मा क्या क्या ले जाता है, मतलब कि जो प्लाज्मा है, जो कि पूरे रक्त का 55% है, वह क्या क्या ले जाता है, एक बार फिर से देख लीजिए। पचा हुआ भोजन, मतलब कि ग्लूकोज, अम्ल अम्ल और वसा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और फैट है, यहीं से जो है एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी एनर्जी आपको, प्रोटीन से मिलेगी,
और फैट से, मूल तौर से जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, पचा हुआ भोजन में ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा और फैट होगा। तो फैट में मतलब कि वसा होगा। तो पचा हुआ भोजन का ट्रांसपोर्ट जो है वह प्लाज्मा के थ्रू होता है, तो ग्लूकोज, अमीनो और वसा। अपशिष्ट पदार्थों का जैसे कि यूरिया, जैसे कि मैंने बताया था क्लास में ही, क्लास के शुरू होते हुए, कि हमारा जो ब्लड जो है वो किडनी में जाता है, वहां पे उसका फिल्टर होता है, वहां से अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया है वह निकाल के जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यह काम भी जो है वह ब्लड के थ्रू ही होना है। तो यह जो है, यह जो मेन जो है ब्लड में, यह प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो है हार्मोन भी मिलेंगे, किसमें, प्लाज्मा में। तो पूरे शरीर में हार्मोन का ट्रांसपोर्ट भी जो हुआ इस ब्लड के थ्रू ही होता है। और ब्लड में क्या, ब्लड में प्लाज्मा के थ्रू। फिर एंजाइम भी जो है इसमें पाए जाते हैं। औषधियां जो है ये होती हैं। तो औषधियों को, हार्मोन को पचे हुए जो खाद्य पदार्थ हैं, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन सबको जो है प्लाज्मा ही धोता है। ठीक, अब कार्य क्या है, पचे हुए भोजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम क्या है, प्लाज्मा का है। तो वह प्रोटीन हो, फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, उसको शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम यही करता है। हार्मोन को ग्रंथियों से, जो हार्मोनल ग्लैंड होती है, वह तो हार्मोन का सेक्रेशन कर देती है। तो हार्मोन का जब सेक्रेशन कर देती है तो यह हार्मोन आता कहाँ है, ब्लड में आता है। ब्लड में कहाँ आता है, प्लाज्मा में आता है। और इसके थ्रू जो है शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचता है, अन्य भागों तक पहुंचता है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। हार्मोन को ग्रंथियों से टारगेटेड अंगों तक पहुंचाने का काम इस प्लाज्मा का ही होता है। ठीक, प्लाज्मा बोलिए या ब्लड बोलिए, क्योंकि ब्लड के अंदर ही तो प्लाज्मा है। चलिए, औषधियों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम भी यही प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं, औषधियां लेते हैं, या औषधि जो है हमारे रक्त में घुलती है। अब रक्त में घुलती है तो रक्त में कहाँ घुलती है यार, प्लाज्मा में। क्यों, क्योंकि आप जान रहे हो कि इस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, और वाटर जो है सॉल्वेंट के तरीके से काम करता है। तो जो भी आप ड्रग लोगे वह आपकी ब्लड की जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जो वाटर है उसमें घुलेगा। तो आखिरकार यह औषधि गई कहां, आपके ब्लड के प्लाज्मा में गई। ठीक, चलो दूसरा, अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो है अन्य अंगों में कोशिकाओं द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, क्या, यूरिया। अब यूरिया को जो है यह ब्लड में क्या, प्लाज्मा अपने साथ कैरी करता है और इसको किडनी तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, किडनी में। अब किडनी की जो नेफ्रॉन्स होती हैं, जो किडनी की जो कोशिकाएं होते हैं, वहां पे वो फिल्टर होके, ठीक है, वहां पे फिल्टर होके यूरिया जो है वो बाहर निकल जाता है। और किसके माध्यम से निकलता है, यूरिन के थ्रू, मतलब कि पेशाब के थ्रू। और फिर जो आपका जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त से मतलब यह है कि जिसमें यूरिया जो अपशिष्ट पदार्थ वो निकल चुका है, फिर वो जो है आपके बॉडी में पहुंचता है, अन्य अंगों में। तो ध्यान रखिएगा, अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि यूरिया को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड में कौन करता है, प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड में जो प्लाज्मा है उसी में यूरिया धोई जाती है। शरीर में द्रव संतुलन, पीएच संतुलन, ऑस्मोटिक दाब बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, तो पीएच संतुलन कैसे मेंटेन होगा, इस प्लाज्मा में, ध्यान रखिएगा, इस प्लाज्मा में कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट जो होता है वह पीएच मान को एल्केलाइन बना के रखता है। क्या बना के रखता है, क्षारीय बना के रखता है। और इसी वजह से ब्लड का जो पीएच, आप पीएच जो है ब्लड का जो आप कह रहे हो कि 7.4 होता है, कहीं कहीं पे किताबों में 7.3 लिखा रहता है, लेकिन जो आइडियल है 7.4 मानिएगा। जो पीएच मान 7.4 बना रहता है ब्लड का, वह इसी प्लाज्मा में घुले जो बाइकार्बोनेट्स हैं उन्हीं की वजह से है। ठीक, और एक और चीज, जो ऑस्मोटिक दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने का भी काम कौन करेगा, यही प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में क्या है जिसकी वजह से ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है, तो ध्यान रखिएगा 7% प्रोटीन पाई जाती है। इन 7% प्रोटीन में 3 तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन,
और फाइब्रिनोजन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वह ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। एल्ब्यूमिन, ये देखिए यहाँ पे मैंने समझाया, ठीक। यहां तक अगर कहानी समझ में आ गई हो तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या एक वही रिपीटेड चीज लिखी है, प्लाज्मा रक्त का परिवहन माध्यम है जो जीवन के लिए आवश्यक है, पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। इतनी कहानी अगर समझ में आ गई हो, प्लाज्मा में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। यह कंफ्यूजन ना हो इस वजह से हर एक वाक्य, हर एक शब्द को कम से कम 3 से 5 बार मैं रिपीट कर रहा हूं। तो रिपीट करने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपके कोमल मासूम दिमाग में ये मेरी बातें फिट हो जाएं, ठीक। अगर फिट हो गई हैं तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं फिट हुई हैं तो आप लोग जो है बताइएगा, ठीक। अगर आपने प्लाज्मा निपटा दिया, ब्लड में प्लाज्मा निपटा दिया, तो ब्लड का दूसरा भाग क्या है? रक्त कणिकाएं, ब्लड कर्पस्कल्स, ब्लड कर्पस्कल्स, ठीक है। और उसमें वे जो है 3 भाग हैं, एक आरबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे और प्लेटलेट्स की बात करेंगे, राइट। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ब्लड कर्पस्कल्स के 3 प्रकार हैं, वे कौन कौन से हैं? लाल रक्त कर्णिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। क्या? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है? अच्छा, दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी है, जो कि दूसरी स्लाइड में है, और तीसरा क्या है? तीसरा प्लेटलेट्स है, जो कि तीसरी स्लाइड में होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ब्लड कर्पस्कल्स में आरबीसी को यहां पे निपटा देते हैं। जब यह निपट जाएगा तब हम लोग जो है व्हाइट ब्लड सेल्स में आएंगे। जब व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग प्लेटलेट्स पे आएंगे, और फिर हम लोग जानेंगे कि इनका कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कि संगठन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ठीक। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे निपटा देते हैं किसको? आरबीसी को। तो अब बात आती है कि रेड ब्लड सेल्स, उसका आकार कैसा होता है, ठीक। तो इसका शेप, तो ध्यान रखिएगा, जो मैमल्स हैं कार्डेटा में आप लोग को पता होगा, ठीक है, कार्डेटा में आपको पता होगा कि मुख्य तौर से जो है हम लोग पांच जो है वो ग्रुप की बात करते हैं। एक जो है पीसीज, जिसमें मछलियां आती हैं, फिर उसके बाद एम्फीबियंस, जिसमें जो है फ्रॉग आता है, टोड आता है, उसके बाद रेप्टाइल्स, जिसमें सरीसृप मतलब कि सांप वगैरह आते हैं, ठीक। उसके बाद एवीज मतलब जिसमें पक्षी आते हैं, जैसे कि तोता, मैना, ठीक है, बर्ड्स, गौराया, स्पैरो, ठीक, मोर, ये एवीज में आते हैं, पक्षी वर्ग में। और सबसे जो हाईएस्ट है वह है क्या है? मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स मतलब कि स्तनधारी, जिसमें कुत्ते, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा और या मानव, ठीक है, मानव, यह किस में आते हैं? स्तनधारी में आते हैं, ठीक। अब स्तनधारी मतलब कि मनुष्यों में यह बाइकॉनकेव होती है, यानी डिस्क के आकार की। डिस्क के आकार की मतलब कि अगर मैं, ये जो मेरी हथेली है, ठीक है, ये हाथ है, इसको मैंने जो है इस तरह से जोड़ दिया, आप इस साइड में जो गड्ढा देखोगे और इसमें भी गड्ढा देखोगे, तो बाइकॉनकेव मतलब कि कॉनकेव, दोनों तरफ से जो है वो धंसा हुआ गड्ढा, ठीक। तो यहां पे देखो, यह जो है डिस्क नुमा जो है आपको दिखाई पड़ेगा। यहां थोड़ा सा मैं जो है वो कलर चेंज करता हूं, ठीक। यहां पे देखिए, ये जो है डिस्क है, और डिस्क क्या है? धंसी हुई है, ये देखिए धंसा है ना, गहरा है ना। तो यह दोनों साइड से, मतलब कि यहां जो आप जो फ्रंट में देख रहे हो वहां से ये, इसके पीछे भी देखोगे, जैसे ये देखो, ये यहां इसके पीछे भी और इसके आगे भी, ठीक, दोनों साइड से धंसा होता है। यह बाइकॉनकेव होता है। क्या होता है? बाइकॉनकेव मतलब कि उभयावतल होता है, ठीक। तो आरबीसी का आकार जो उभयावतल होता है, दोनों तरफ से वो धंसा होता है, ठीक, जिससे इनकी सतह क्षेत्र बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है बाइकॉनकेव होने की वजह से, जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान आसान होता है। मतलब कि जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वह काफी स्मूथ तरीके से हो सके, इस वजह से यह जो है बाइकॉनकेव होता है, ठीक, बाइकॉनकेव होता है। और इससे सरफेस एरिया बढ़ जाती है और ऑक्सीजन को बाइंड करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जगह ज्यादा मिलेगा, जब जगह ज्यादा मिलेगा तो ऑक्सीजन जो ज्यादा बाउंड होगी,
इस वजह से प्रकृति ने, ध्यान रखिएगा, नेचर ने हमारी आरबीसी को, मतलब कि स्तनधारियों के आरबीसी को बाइकॉनकेव बनाया है। कैसा बनाया है? बाइकॉनकेव बनाया, उभयावतल बनाया है, और इससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में सुविधा मिले, ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड कर सके। ठीक, आगे एक और चीज ध्यान रखिएगा, इस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोशिका में, ध्यान रखिएगा, अगर हम एक नॉर्मल कोशिका की बात करें, एक नॉर्मल सेल की बात करें, ठीक है, एक नॉर्मल कोशिका की बात करें, तो कोशिका के बीच में जो है यहाँ पे आपको केंद्रक दिखाई पड़ता है। तो यह जो आरबीसी होती है, आरबीसी, उसमें यह जो है एब्सेंट होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक जो है वह एब्सेंट पाया जाता है, केंद्रक जो है वो नहीं होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो स्तनधारी होते हैं उनमें केंद्रक, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, एक अपवाद है, मतलब कि कुछ जंतु ऐसे हैं स्तनधारियों में जिनके ब्लड में, आरबीसी में, ठीक है, ब्लड के आरबीसी में जो है वह केंद्रक होता है। जैसे ऊंट और लामा, ठीक है, यह ऊंट है और यह लामा है, इनकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसमें केंद्रक होता है। लेकिन इनको आप छोड़ दो, इनको आप छोड़ दो, इनके अलावा जितने भी स्तनधारी होंगे सबकी जो आरबीसी होगी उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक ना होने से आरबीसी में अधिक हीमोग्लोबिन रखने की जगह मिलती है। ठीक है, अब देखो, नेचर ने आरबीसी में से केंद्रक को इसलिए हटा दिया जिससे कि आरबीसी को ऑक्सीजन कैरी करने, आरबीसी को जो है अधिक ज्यादा हीमोग्लोबिन रखने की जगह मिले। चलो ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अधिक रखने की जगह मिलेगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ज्यादा हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन मतलब कि वो ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन, आरबीसी की मेम्ब्रेन में जो हीमोग्लोबिन है वही ऑक्सीजन को बाउंड करने का काम करता है। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन, अगर जगह जो है ज्यादा हीमोग्लोबिन की मिल रही है तो यह जो है ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा? बाउंड करेगा। और जब हमारे शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में या ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, सेलुलर लेवल का जो रेस्पिरेशन है वह सुचारू रूप से होगा, बॉडी को एनर्जी ज्यादा मिलेगी। क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, जिसमें आप लोग क्रेब्स साइकिल की बात करते हो, ठीक है, जिसको टीसीए साइकिल भी बोला जाता है, वह जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी जीव जगत में ऊर्जा का सिक्का कहलाता है, क्वाइन एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एटीपी जो है उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, आरबीसी में अधिक हीमोग्लोबिन की जगह मिल जाती है और यह अधिक हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाउंड करेगा। चलिए, अब बात आती है कि सर हीमोग्लोबिन की तो बात कर दिया, यह हीमोग्लोबिन में होता क्या है? ठीक, तो हीमोग्लोबिन यह एक प्रोटीन है। ठीक, क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसके दो भाग हैं, एक है हीम और दूसरा है, ध्यान रखिएगा, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। ठीक, तो हीमोग्लोबिन जो हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है, हीम जो है इसमें लौह होता है, आयरन होता है, और आयरन को हम लोग Fe से जो है डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर अगर याद हो तो आप लोग बता सकते हो, एटॉमिक नंबर 26 होता है। ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो ये जो हीम है वह आयरन होता है, क्या है? आयरन है, और यही रक्त को लाल रंग देता है, इसी की वजह से रक्त लाल है। ठीक, ग्लोबिन जो है वह प्रोटीन भाग होता है। ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। तो ग्लोबिन प्रोटीन और हीम मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसमें जो हीम है क्या है? आयरन है, और इसी की वजह से रक्त लाल होता है। ठीक, अब बात आती है कि सर इसका काम भी बता दो, किसका? आरबीसी का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा,
या फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक वापस लाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट के रूप में भी वहन करता है। तो ध्यान रखिएगा, यह हीमोग्लोबिन से जब हमारा ब्लड फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े में क्या हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलनी है, क्योंकि हम जो है रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया में जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो फेफड़े में पहुंची, फेफड़े की जो एल्वेलाई है, ठीक वहां से यह जो ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स में क्या, आरबीसी, आरबीसी में क्या, रेड ब्लड सेल में क्या, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है और फिर यहां से बंधा हुआ ऑक्सीजन, यहां से बंधा हुआ ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है। ठीक, तो शरीर के जो अन्य भाग हैं, अन्य भाग की जो कोशिकाएं हैं, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है। ब्लड में कौन करता है, ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में क्या, हीमोग्लोबिन से जो बाइंड हुआ होता है ऑक्सीजन वो होता है। ठीक है, अब बात आती है, इसका रिवर्स कर लें, शरीर के अन्य भागों की जो कोशिकाएं हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से यही हीमोग्लोबिन बॉन्ड करता है और ये हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसी में है और आरबीसी कहाँ है, ब्लड में है। अब यहां से हीमोग्लोबिन बॉन्ड होके कहां पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े में यह कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है जिसको हम लोग श्वसन के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ठीक, यह पूरी प्रक्रिया जो है इसी हीमोग्लोबिन के द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो हीमोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अन्य जो फंक्शन है या जो अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको भी देख लेते हैं आरबीसी का। देखिए, हीमेटिन या हीमोग्लोबिन में पाई जाना लौह यौगिक है, क्या है, हीमेटिन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, या हीमोग्लोबिन पाई जाने वाला आयरन कंपाउंड है, क्या है, आयरन कंपाउंड। तो हीमेटिन क्या है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसमें पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड है। ठीक, अगर आरबीसी की लाइफ पूछा जाए कि इसकी उम्र कितनी होती है, रेड ब्लड सेल की उम्र कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा 100 से लेके 120 दिन, मतलब लगभग 4 महीने के आसपास इसकी लाइफ होती है। किसकी, आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की जो है वह 100 से 120 दिन लाइफ होती है। और ध्यान रखिएगा आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, सेल्स ना करके कर्पस्कल्स कहना जो है वो ज्यादा उपयुक्त होता है, कणिकाएं कहना ज्यादा उचित होता है। क्यों, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है और कोशिका बिना केंद्रक के वह कण के समान है। ठीक है, या तो प्रोटोजोआ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके समान हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्तनधारी हैं, जो मैमल्स हैं, उनकी जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक, तो इसको जो है रेड ब्लड सेल्स ना बोल के रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलना जो है उचित होता है। इसकी लाइफ कितनी है, 100 से 120 दिन। आगे देखिए, इसका जो निर्माण होता है, मतलब आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वह बोन मैरो में होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर की जो लंबी हड्डियां होती हैं वह बोन मैरो में होता है। और ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन द्वारा कंट्रोल होती है। मतलब कि ब्लड में जो आरबीसी का निर्माण है वह बोन मैरो में होता है। और यह जो प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर में जो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है, यह एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है उसके द्वारा कंट्रोल होती है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम रट के रखिए, एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन द्वारा यह कंट्रोल होता है। अब बात आती है कि आरबीसी की जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, यकृत, लीवर और स्प्लीन में पुरानी जो आरबीसी होती हैं, जो ओल्ड आरबीसी होती हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। कहां पे, लीवर में एंड स्प्लीन में यकृत और प्लीहा में रक्त की जो आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और यकृत और प्लीहा में पुरानी आरबीसी टूटती है। इस वजह से आरबीसी की कब्र ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है लीवर और स्प्लीन को। किसको, लीवर और स्प्लीन को, खास तौर से स्प्लीन का नाम आता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी पूछा जाए तो आप जो है, अगर ऑप्शन में दोनों है यकृत और प्लीहा, तो आप जो है यकृत और प्लीहा लगाइएगा, स्प्लीन लगाइएगा। ठीक है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी
प्लीहा है, ठीक है, यकृत है, ठीक, लीवर और यकृत, लीवर और स्प्लीन दोनों, ठीक। और अगर दोनों अगर दिया है यकृत और प्लीहा दिया हो तो स्प्लीन को लगाइएगा, ठीक। तो ये जो दोनों जो ऑर्गन है यकृत और प्लीहा दोनों में जो है आरबीसी टूटती है, इसी वजह से आरबीसी कब्र का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। अब जब ये आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है जब ये ब्रेकडाउन होती है तो बाइलिरुबिन नामक एक पिगमेंट बनता है जो पीलिया का कारण बनता है। आप लोग जानते हैं कि जो जॉन्डिस होती है, जॉन्डिस में पूरी शरीर जो है वो हल्के पीले कलर में दिखने लगती है, ठीक है। और यह जो पीला कलर है वह आरबीसी के ब्रेकडाउन होने से होता है, ठीक है। आरबीसी होता है और आरबीसी जब टूटती है, रेड ब्लड सेल जब टूटती है तो इसमें जो है वह बाइलिरुबिन बनता है। क्या है, ध्यान रखिएगा, क्या, बाइलिरुबिन। बाइलिरुबिन जो है पिगमेंट बनता है और ये पीले कलर का होता है। किस कलर का होता है, पीले कलर का। इस वजह से हमारा ब्लड में जो है पीलापन बढ़ जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इस बाइलिरुबिन की वजह से जो है जॉन्डिस या पीलिया होता है। आंख जो है आपको पीली दिखाई पड़ेगी, राइट। ओके, अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आप जो है एनीमिया के शिकार हैं। तो एनीमिया मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम होना एनीमिया होता है। अब ब्लड से संबंधित, आरबीसी से संबंधित जो अगर बीमारी है तो कौन सी है, थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया में क्या होता है, आरबीसी का बनना कम या असामान्य हो जाता है और थैलेसीमिया एक जेनेटिकल डिजीज है। क्या है, जेनेटिकल डिजीज। तो ध्यान रखिएगा, थैलेसीमिया जो है वो जेनेटिकल डिजीज है और इसमें आरबीसी का बनना कम हो जाता है और आरबीसी अगर कम बनी आपके शरीर में तो ऑक्सीजन कैरी करने वाला जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम होगा, तो आपके शरीर को जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह कम मिलेगी, ठीक है, कम मिलेगी और पूरी बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट होगा। और थैलेसीमिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसके साथ में आपको जानना है एक जेनेटिकल डिजीज है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सामान्य आरबीसी होती है वो गोल डिस्क के समान होगी, लेकिन अगर थैलेसीमिया से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है तो इस तरीके से आपको आरबीसी चिपटी हुई पिचकी हुई नजर आएगी। अगर यहां तक अगर बात क्लियर है तो आगे हम लोग चलते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का आपके शरीर में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, तो इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आएगा कि अगर इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो एनीमिया के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। अगर आरबीसी जो है वो सही से नहीं बन रही है या कम बन रही है तो थैलेसीमिया जेनेटिकल डिजीज के शिकार हैं आप। तो ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रक्त और स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार लीजिए, आयरन युक्त भोजन करना है, अधिक से अधिक पानी पीजिए और नियमित एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप इस तरीके के जीवन बना रहे हैं तो आपके शरीर में आरबीसी जो है वह पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा और आप एनर्जेटिक रहेंगे। क्या रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और कैसे एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और इस ऑक्सीजन को शरीर के अन्य अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाएगा और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचेगा तब ऑक्सीजन की सहायता से आपकी क्रेब्स साइकिल जो होती है वहां पे एटीपी का निर्माण होगा। जो ऑक्सीडेटिव सेलुलर रेस्पिरेशन है वह क्रेब्स साइकिल में होता है, जो कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और वहां से एटीपी का निर्माण होगा। और अपनी शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण होती है वह एटीपी के द्वारा होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तो शरीर की रक्षा करने वाले ये वीर सिपाही हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, इसका काम अपनी पूरी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना, मतलब जो बाहर के जो रोगाणु होते हैं उनको शरीर में आने से रोकना होता है, उनसे लड़ना होता है, ठीक। इसी वजह से इनको जो है वीर सिपाही बोला जाता है, शरीर की रक्षा करने वाले वीर सिपाही हैं। अब जो एक नॉर्मल डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसकी संरचना में क्या होगा, तो इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। अगर कोई चीज रंगहीन है तो दिखेगी कैसी यार, व्हाइट ही दिखेगी, इसी वजह से इसका नाम व्हाइट ब्लड सेल्स है। वहीं पे आप आरबीसी को देखो, आरबीसी तो उसमें पिगमेंट था हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रक्त लाल था, मतलब आरबीसी लाल थी, ठीक। तो ध्यान रखिए, यह वह कलरलेस है। कैसा है, कलरलेस है।
इसमें केंद्रक होता है और यह रंगहीन होता है। इसका फंक्शन क्या है? यह शरीर की रक्षा प्रणाली इम्यूनिटी को जो है वो प्रोवाइड करती है। न्यूट्रोफिल्स जो है लगभग 70% होता है। आरबीसी का 70% न्यूट्रोफिल्स होता है, जिसका काम जीवाणुओं और रोगाणुओं को जो है उससे लड़ना होता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं को निगल जाती है, जिसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर कोशिका किसी सॉलिड पदार्थ को इनगल्फ कर लेती है, मतलब कि इंटेक कर लेती है, उसको खा जाती है, तो इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो जो हमारी आरबीसी में न्यूट्रोफिल्स होता है, वह इन बैक्टीरिया को इस तरीके से कैप्चर करके अपने अंदर समाहित कर लेता है, उनको डिस्ट्रॉय कर लेता है, और यह कहलाएगी फैगोसाइटोसिस। क्या कहलाएगी? फैगोसाइटोसिस। ध्यान रखिएगा, फैगोसाइटोसिस में जो पदार्थ होगा वो सॉलिड होगा, ठोस होगा, ठीक है। एक टर्म होता है पिनिकोसाइटोसिस, पिनिकोसाइटोसिस, तो जिसमें अगर खाद्य पदार्थ या जो इनगल्फ करने वाली चीज है अगर लिक्विड है, ठीक। चलो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे फैगोसाइटोसिस ध्यान रखिएगा। इसको जो है हम लोग वीर सिपाही, जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, उसको हम लोग वीर सिपाही या सोल्जर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जीवन काल बहुत कम होता है, मात्र 2 से 4 दिन। जो WBC होती है मात्र 2 से 4 दिन जो है इनका जो है लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल। निर्माण और मृत्यु की बात करें, इनका भी निर्माण ध्यान रखिएगा, जो WBC है इनका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसके अलावा लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और स्प्लीन, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए आरबीसी का निर्माण जो है वह जो है बोन मैरो में हो रहा था, लेकिन जो WBC है इसका निर्माण जो है कुछ मात्रा जो है वह बोन मैरो में भी होता है। इसके अलावा जो लिम्फ नोड होती है, ठीक, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जगह जगह पे जो है वो गांठें होती हैं, जिसको हम लोग लिम्फ, जिसमें लिम्फ का निर्माण होता है, वो लिम्फ नोड कहलाता है। तो जो लिम्फ नोड होती हैं उसमें भी WBC का निर्माण होता है। इसके साथ में कभी कभी यकृत, लीवर और स्प्लीन में भी इसका निर्माण होता है, ठीक। अब बात आती है कि सर इसकी डेथ कहां होती है। चूंकि इसका लाइफ स्पान मुश्किल से 2 से 4 दिन है, यह रक्त में ही मर जाती हैं। क्या? रक्त में ही मर जाती हैं। और इनका अगर इनका जो है जो डिस्ट्रक्शन होता है, उससे इनके डिस्ट्रक्शन से जो वेस्टेज बनता है उसी को पस बोलते हैं, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा जो घाव होता है, घाव में जो है पीले पदार्थ का जो पस बनता है, उसमें ये मरी हुई WBC ही है, व्हाइट ब्लड सेल्स ही है, ठीक है। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ध्यान रखिएगा, पूती या पस जो है मृत WBC और जीवाणुओं का समूह होता है। तो अगर कहीं पे ध्यान रखिएगा, जैसे मान लिया कि ये जो है वो ब्लड है, ठीक है, और इसमें आप लोग अगर इस तरीके से कहीं पे पीला इस तरीके से जो है पस बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, पस ऐसा दिखाई पड़ा है, तो इस पस में आपको जो है ध्यान रखिएगा, इसमें आपको WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया होंगे, वो भी कौन से? मरे हुए। तो WBC और बैक्टीरिया का जो है वह वेस्टेज होता है किसमें? पस में। अब हम थोड़ा सा इसको जो है और विस्तार से समझेंगे। विस्तार से क्या कि WBC के प्रकार कितने होते हैं। ध्यान रखिएगा, WBC को जो है वो 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स, और दूसरा ग्रेनुलोसाइट्स मतलब कणिका विहीन। अग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स ना बने, और ग्रेन्यूल्स से मतलब क्या है? यहाँ पे केंद्रक की बात की जाएगी, ठीक है। तो अग्रेनुलोसाइट्स मतलब कणिका विहीन, और ग्रेनुलोसाइट्स मतलब कणिकामय। तो कणिका विहीन और कणिकामय, यह 2 प्रकार हैं। अब कणिका विहीन कौन कौन सी होती है? तो उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है। अभी हम लोग WBC पढ़ रहे हैं, तो WBC को जो हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर लेंगे, एक कणिका विहीन और दूसरा कणिका युक्त। कणिका विहीन में 2 चीज आप ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। कणिका युक्त में 3 है, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, राइट। अब जो अग्रेनुलोसाइट्स है, जिसमें हम लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की बात करेंगे, इनकी क्या खासियत होती है इसको समझिए। लिम्फोसाइट्स बी कोशिकाएं मतलब कि एंटीबॉडी,
ठीक, इनको बनाने का काम करती हैं टी कोशिकाएं। इनमें जो है बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में बी सेल्स और टी सेल्स होती हैं। और अगर आप लोग एड्स के नाम सुना होगा, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इसका जो वायरस होता है, यही जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी और खासतौर से T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं, उस पर अटैक करते हैं, उनको जो है डिस्ट्रॉय करती हैं। और इसी वजह से एड्स के जो मरीज होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट्स में बी है, बी कोशिकाएं हैं और टी कोशिकाएं हैं। बी कोशिकाएं जो है वो एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं, और जो टी कोशिकाएं हैं, जो टी सेल्स हैं, वह कैंसर के वायरस को मारने का काम करती हैं। किसके वायरस का? कैंसर के वायरस का मारने का काम करती है, या जो अन्य वायरस हैं उनको भी उनके खिलाफ वो लड़ती हैं, राइट। तो बी सेल और टी सेल दोनों को जो है इम्यूनिटी में काफी बड़ा रोल है। अब अगर आप लिम्फोसाइट्स पढ़ चुके, समझ चुके, तो मोनोसाइट्स की बात करते हैं। ये बड़े कणों को खाने वाली होती हैं, मैक्रोफेजेस। बड़े कणों का मतलब, अगर कोई बैक्टीरिया एंट्री कर जाता है तो बैक्टीरिया पर अटैक करेंगे, उनको खा लेंगे, ठीक। ये है मोनोसाइट्स। क्या है? मोनोसाइट्स। और ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट, इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस है, राइट। लेकिन यह जो न्यूक्लियस है वह कई भागों में नहीं बटा हुआ है, सिंगल एंटिटी है, न्यूक्लियस है वो बटा नहीं है, ठीक। लेकिन जब यही न्यूक्लियस जो है वह 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब में, जैसे मान लें कि इस तरह से गोल है न्यूक्लियस, ठीक है, तो ठीक है। अब इसी तरीके से जो है, इस तरीके से जो बन जाए, तब क्या देखोगे? 1 लोब बन गया, 2 लोब बन गया और 3 लोब बन गया। तो ये हो गया, ये क्या होगा? इसी को ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। और यहाँ पे कोई लोब नहीं बना हुआ है, यह जो है एक ही इंटैक्ट है, तो यह जो है अग्रेनुलोसाइट्स होगा। क्या होगा? अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, अग्रेनुलोसाइट्स होगा, राइट। तो यह हो गया कणिका बीन। यहाँ पे हम जो है कणिका मय की बात कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल और बेसोफिल्स। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस जो है वह 2, 3, 4, 5 लोब में बटा होगा। देखो, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, यहाँ पे एक ये लोब दिखाई पड़ रहा है, ये लोब, फिर ये बीच में ये दिखाई पड़ रहा है, और फिर एक इधर दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें जो है 3 लोब दिखाई पड़ रहे हैं ना। लेकिन आप जब अग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में आएंगे तो इसमें लोब नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप ग्रेनुलोसाइट्स में आओगे, WBC के ग्रेनुलोसाइट्स में, इसमें लोब बना हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इनका काम जो है जीवाणुओं का खाना होता है। लेकिन जीवाणु में जब अगर बड़े हो तो उसको खाने का काम जो है वो मैक्रोफेजेस करते हैं। तो जो बड़े कण होते हैं, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, उसको मोनोसाइट्स खाती है। कौन खाती है? मोनोसाइट्स। और मैक्रोफेजेस बोलते हैं, ठीक। इस प्रक्रिया का ये जो है बड़े कणों को खाने वाली ये मैक्रोफेजेस हैं। मतलब कि जो बड़े कणों को खाएगा उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस। तो ध्यान देखिए, मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वो ट्राइलोबुलर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यह लगभग 70% होता है, ठीक। और यह जीवाणुओं को खाने का काम करते हैं, बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं। यूसिनोफिल्स की बात करें, यहाँ पे देखिए, इसमें ये लोब दिखाई पड़ रहा है, एक लोब, फिर ये दूसरा लोब, फिर इधर में देख ले, ये न्यूक्लियस बट गया, और इधर जो है ये बाइलोबुलर दिखाई पड़ रहा है। तो यह जो है पैरासाइट और एलर्जी से लड़ने का काम करते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई परजीवी प्रवेश कर जाता है तो उससे बेसोफिल लड़ने का काम करता है। और इसके साथ में जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसको भी रोकने का काम यह ईशनोफिल्स ही करता है। तो किसी पदार्थ के से जो है किसी की बॉडी काफी सेंसिटिव होती है, वह उसमें एलर्जी उत्पन्न होता है, तो वह एलर्जी ना हो इसके लिए ईशनोफिल काम करता है। बेसोफिल्स की बात करते हैं, हिस्टामिन का सिक्रेशन करके एलर्जी रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी चीज के साथ जो एलर्जी होती है तो आप जो है इस तरह से खुजलाना स्टार्ट करते हो और वो लाल हो जाता है, ठीक, उस जगह पे लाल हो जाता है। तो यह जो खुजली मचती है वो हिस्टामिन की वजह से होती है, ठीक है। तो कहीं पे अगर एलर्जी होता है तो उस एलर्जी में जो रिस्पॉन्ड करता है, जो रिएक्ट करता है, वो हिस्टामिन करता है। कौन करता है? हिस्टामिन। तो हिस्टामिन स्रावित करने का काम कौन है? बेसोफिल। तो ये भी जो है प्रतिरोधक क्षमता ही है। तो बेसोफिल के द्वारा अगर हिस्टामिन सेक्रेट हो रहा है तो ये भी हमारी प्रतिरक्षा में ही काम करेगा, हमारी इम्यूनिटी में ही काम करेगा, ठीक। तो ध्यान रखिए, बेसोफिल हिस्टामिन को सेक्रेट करता है और इसको एलर्जी प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं। अब मान लिया कि अगर आरबीसी, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स में कुछ अनियमितता है,
तब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ल्यूकेमिया की स्थिति में होता क्या है, इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है वह अत्यधिक बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, यह जो है बाहर के जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसको जो है उससे लड़ने का काम करता है। लेकिन अगर एक लिमिट में हो तो बाहर वालों से लड़ेगा। अब पता चला कि इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई, इसकी बहुत ज्यादा होगी संख्या, तो क्या करेगा, यह आप ही की जो स्वस्थ कोशिका है उसको खाने का काम करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपके खुद का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो जो दूसरों से लड़ा करते थे वो खुद ही आपके लिए, आपके शरीर को नुकसान करने के लिए जो वो काम प्रारंभ कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब लड़ाई बाहर से हो तब तो ठीक है, लेकिन घर के लोग जब अपने में ही लड़ना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या होगा, घर तबाह हो जाता है। तो उसी तरीके से ल्यूकेमिया की स्थिति में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी का काम जो है प्रतिरोधक क्षमता के लिए खास तौर से हुआ करता था। यह डब्ल्यूबीसी जो है ज्यादा मात्रा होने की वजह से अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर देती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक बढ़ जाने पर ल्यूकेमिया होता है और ब्लड कैंसर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो वो जो स्वस्थ कोशिकाएं उनको जो डिस्ट्रॉय करने लगती हैं और ब्लड कैंसर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में क्या होता है, आरबीसी की मात्रा बढ़ती है या डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती है या प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, क्या आपने जाना डब्ल्यूबीसी में? तो ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी शरीर को संक्रमण से बचाती है, बैक्टीरिया, वायरस, जो पैरासाइट्स हैं, अन्य हानिकारक तत्वों से बचाने का काम डब्ल्यूबीसी करती है। अगर बड़े पैरासाइट्स आ जाते हैं आपके शरीर में तो उसको खाने का काम ये मोनोसाइट्स करेगी। अगर छोटे मोटे बैक्टीरिया हैं तो उनको जो है न्यूट्रोफिल्स उड़ा देगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अन्य हानिकारक तत्वों से बचाती है। न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे पहले संक्रमण स्थल पर पहुंचते हैं। जैसे होता है ना कि कौन सी आर्मी को पहले भेजा जाए, ठीक, तो ये वो सैनिक हैं जो सबसे पहले लड़ने के लिए आगे पहुंच जाते हैं, तो वह है न्यूट्रोफिल्स। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी सिस्टम इज न्यूट्रोफिल्स। ठीक, तो ये न्यूट्रोफिल्स को जो है आपको याद रखना है, सबसे पहले संक्रमण स्थल पर पहुंचते हैं। पस क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि पस, जो घाव होने पर जो पस बनता है हल्के से पीले कलर का, वो होता क्या है, इसमें डेड डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया और कुछ जो है टिश्यू फ्लूइड होगा। ठीक, मवाद निकलता है ना, मवाद जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो है मरी हुई डब्ल्यूबीसी होगी, जीवाणु होंगे और फ्लूइड होगा, टिश्यू फ्लूइड होगा। राइट, तो पस भी आप समझ गए होंगे जिसको मवाद बोला जाता है। तो पस क्या है, उसमें डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स मरी हुई होंगी, जीवाणु होंगे और टिश्यू फ्लूइड होगा, उत्तक द्रव। चलिए, अगर ये कहानी यहां तक समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं, हम लोग प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, प्लेटलेट्स। तो आरबी, अगर जो हम लोगों ने ब्लड स्टार्ट किया था तो ब्लड के जो है वो दो पार्ट हम लोगों ने देखा था। एक बार जो है मैं आप लोगों को समराइज कर देता हूं। ब्लड में दो पार्ट, एक होता था, एक जो है हम लोगों ने प्लाज्मा की बात किया जो कि तरल भाग है, जो कि 55% जो है वो ब्लड का होता है, और दूसरा भाग क्या, ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं। तो ब्लड कॉर्पस्कल्स में तीन हमने पढ़ा, एक आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा इसमें हमने जाना था प्लेटलेट्स। तो वही तीसरा जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लेटलेट्स की संरचना की बात करते हैं। यह एक नॉन न्यूक्लिएटेड, ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स केंद्रक विहीन है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में जो मैमल्स की आरबीसी होती है, ऊंट और लामा को छोड़ दो तो उनके भी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। जो प्लेटलेट्स है उसमें भी केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में भर भर के होता है। ठीक, ये अस्थि मज्जा में पाए जाने वाले बड़ी कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। तो जो हमारी बोन मैरो होती है उसमें जो मेगासाइट्स होती हैं, मतलब कि जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं, उसी का समझ जाइए कि ये बाई प्रोडक्ट है, उन्हीं का टूट फूट है। ठीक है, टूट फूट है। तो प्लेटलेट्स क्या है, बोन मैरो में जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, जो बड़ी कोशिकाएं हैं, उन्हीं का टूट फूट है, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, यह एक मेगा कैरियोसाइट्स मतलब कि जो बड़ी कोशिका है उसका यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, और इसी से पिंच आउट होके, इसी में से निकल के ये क्या बनती है, प्लेटलेट्स बनती हैं। क्या बनती हैं, प्लेटलेट्स बनती हैं। राइट,
तो अगर आप लोगों ने कभी गुब्बारा फुलाया होगा तो गुब्बारे में जैसे एक जो है मेन पोर्शन होता है बड़ा वाला, और आपने देखा होगा कि उसी में पिंच करके जो है छोटे छोटे और बनाते हैं, तो उसी को बाहर निकालते जाओ, तो यही यही जो है इस बड़ी कोशिका से, इस मेगा कैरियोसाइट्स, ये छोटी 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 ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं, यही प्लेटलेट्स हैं। क्या है? प्लेटलेट्स। और ध्यान रखिएगा ये नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, मतलब केंद्रक का अभाव इसमें मिलेगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। और इसका जो है कहां मिलना होगा? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। इनका फंक्शन क्या है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, चोट लगने पर जमा होकर प्लग बनाते हैं और थक्का जमने के वाले कारक फैक्टर छोड़ते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, तो ब्लड कैसे निकलेगा? जो ब्लड कैपिलरीज होंगी, जो ब्लड वेसल्स, उसका डिस्ट्रक्शन होगा, कहीं से जो है हुआ नली जो है वो टूट जाएगी। तो देखो चोट लगने में क्या होगा, जैसे मान लें कि ये जो है ब्लड नली है, ठीक है, ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, कट गया। दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये कट गया, ठीक है, अब कट गया तो इसमें जो ब्लड का जो फ्लो है, ठीक है, वो क्या हुआ, वो बाहर निकलने लगा, बाहर निकलने लगा। अब हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि यहाँ पे इसको चोक कर दें। क्या कर दें? यहाँ पे इसको जो है बंद कर दिया जाए यहाँ पे। तो ये जो ब्लड जो बाहर निकल रहा था, ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लड बाहर निकल रहा था, ये बाहर निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये जो प्लग करने की, ये चोक करने की जो व्यवस्था है वो कौन करता है? यही करता है। कौन करता है? ये आपका जो प्लेटलेट्स है वो काम करता है। कैसे? यहाँ पे प्लेटलेट्स जो है आके जमा हो जाती हैं। जब पता चला कि भैया वहां पे जो है रप्चर हो गया, वहां पे टूट गई है नलिका, टूट गई, तो जल्दी से जाओ रिपेयर करो। तो ये जो प्लेटलेट्स वहां पे पहुंच जाती हैं, और प्लेटलेट्स वहां पे पहुंच के जो ब्लड क्लॉटिंग वाला जो प्रोसेस है, ठीक, जो ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रोसेस है उसको स्टार्ट करती है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती क्या है। और ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म है वह अगर स्टैंडर्ड एग्जाम है तो ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म जो है वो पूछा ही जाता है कि उसमें कौन सा एंजाइम आ रहा है, कौन सा हार्मोन आ रहा है, कौन सा विटामिन कारक है, विटामिन जो है इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, राइट। तो वह जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस वजह से इस क्लास में हम लोग उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। बस हम ये जानेंगे कि प्लेटलेट्स का काम जो है ब्लड क्लॉटिंग में होता है, बस इतना जानिए। मतलब कि रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। रक्त का थक्का जमाने से मतलब यह है कि जो चोट लगने के बाद रक्त बाहर निकल रहा है वह बाहर नहीं निकलेगा, उसको प्लग कर देंगे, चोक कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो यही जो है ये जो प्रोटीन्स रहती है वो अपना एक नेटवर्क बना देती है, फाइब्रिन नेटवर्क बन जाता है, और इस फाइब्रिन नेटवर्क से यह जो ब्लड है वो बाहर अब नहीं निकल पाता है। ठीक, और रक्त का निकलना बंद हो जाता है। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं इसकी जो खासियत है उसको देखिए। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है, मतलब कि जितने मैमल्स हैं उन्हीं के ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाएगी। अब चूंकि मैमल्स की बात आ रही है तो मैमल्स में ये जो प्राइमेट्स है, ठीक है, यह जो मानव वो तो आएगा ना, ठीक, क्योंकि मैमल्स में सबसे ऊपर होमो सेपियंस सेपियंस है। कौन है? होमो सेपियंस। तो ध्यान रखिएगा प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और स्तनधारियों की बात की जा रही है तो मानव तो आएगा ही। निचले जीवों जैसे कि पक्षी, मछली में ये पूर्ण कोशिका न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्या? ये जो है वो पूर्ण न्यूक्लिएटेड होती है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लिएटेड होगी कहाँ पे? अगर हम लोअर की बात करें, लोअर मतलब एविज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड पीसीज, मतलब कि मछली वर्ग। तो मछली वर्ग हो, एम्फीबियंस उभयचर हो, रेप्टिलियंस मतलब कि सरीसृप हो, एविज मतलब पक्षी वर्ग हो, इसमें न्यूक्लिएटेड होती हैं। लेकिन जो मैमल्स की जो प्लेटलेट्स होती है, मैमल्स मतलब स्तनधारियों की जो प्लेटलेट्स होती हैं वह न्यूक्लिएटेड नहीं होती है या केंद्रक विहीन होती है। यहीं से तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, केंद्रक नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, राइट। क्या होती हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेकिन आप अब लोअर वर्टिब्रेट में जाओगे, लोअर कशेरुकी में जाओगे तो एविज हो गया, पीसीज हो गया, इनमें जो इसमें जो प्लेटलेट्स होंगे वह न्यूक्लिएटेड होंगे, मतलब केंद्रक युक्त होते हैं। अब तो यहाँ पे जो है एक मैंने जो है वो कंपैरिजन भी बना दिया है। अगर आप मैमल्स की बात करें, जिसमें अगर हमने मानव की बात करें तो यह नॉन न्यूक्लिएटेड होंगी प्लेटलेट्स, जबकि जो निचले जीव हैं, निम्न स्तर के वर्टिब्रेट्स हैं,
उनमें जो है वो न्यूक्लिएटेड होगा, मतलब कि इनके कोशिका में या बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं ना न्यूक्लियस, ये हो गया। ठीक, इनका जो जीवन काल होता है वह 3 से 5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। कहां पे होता है? जिस तरीके से आरबीसी का निर्माण कहां पे हो रहा था? बोन मैरो में हो रहा था ना। तो प्लेटलेट्स का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। अब इसका रोल, बॉडी के अंदर रोल क्या है? तो वही रोल होगा थक्का बनाने का। तो प्लेटलेट्स रक्त स्राव को रोककर शरीर की रक्षा करती है। अगर ब्लड कहीं चोट लगा है, ब्लड जो है वो निकलता जा रहा है, इसका स्राव जो है बंद ही नहीं कर पा रहे हो, जो कि एक जेनेटिकल डिसऑर्डर भी है। आप लोगों ने सुना होगा हीमोफीलिया का नाम। हीमोफीलिया में क्या होता है? उसमें जब रक्त बहना स्टार्ट हो तो रुकता ही नहीं, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो आप सोचिए आपके शरीर में ब्लड कितना है यार? 5-6 लीटर है। अब पता चला कि कहीं पे चोट लग गई और ब्लड दे दनादन आपके शरीर से निकल जा रहा है, तो फिर आप बचोगे कहां? आपका जो है निपटना तय है। ठीक, ये थक्का जमाने की प्रक्रिया क्लॉटिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वजह से ब्लड का स्राव जो है वो रुक जाता है। ठीक, ओके, इसका डिस्ट्रक्शन कहां होता है? प्लीहा, स्प्लीन में। प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है। ठीक, प्लेटलेट्स जो है साइज में छोटी होती है, लेकिन इनका योगदान जीवन रक्षक होता है। अब जीवन रक्षक क्यों होता है, इसको समझाने की मैं नहीं समझता कि इसकी आवश्यकता है। ठीक, तो अगर आप यहां तक इस क्लास को समझ चुके होंगे, जिसमें हमने ब्लड के बारे में आपको इन्फॉर्म किया, सूचित किया कि ब्लड क्या है, ब्लड के प्रकार क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी संरचनाएं क्या हैं, उनका निर्माण कहाँ पे है, मरना कहाँ पे है, उनका जीवन काल कहाँ पे है, उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, ये सारा अगर चीज आपके दिमाग में बैठ गया हो तो हम इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। लेकिन आगे की क्लासेस में आप जानेंगे कि जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है वह कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, इसके साथ में जो ब्लड ग्रुप होता है वह कैसे डिसाइड होता है, मानव में कौन कौन से रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक, इसके साथ में इससे संबंधित जो विकार हैं, जो बीमारियां हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।